आज का जो भाई हमारा टॉपिक है दैट इज़ ऑन पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है। नाम बड़ा फैंसी है और हमें थोड़ी बहुत केमिस्ट्री की भी याद आती है, लेकिन ये शेप शिफ्टर्स की पता नहीं क्यों। लेकिन दैट इज़ वन ऑफ द फोर मोस्ट कॉमन कोर कॉन्सेप्ट्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स, पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आपके अभी हम लोग दो इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। उनमें आपकी आ जाती है इनहेरिटेंस और आपकी आ जाती है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन हमने थोड़ी पहले डिस्कस की थी और थोड़े छोटे लेवल पे की थी, बिकॉज उसका ज़्यादातर उसमें ऐसा कुछ इस तरह का है नहीं जो डिस्कशन वाले लाइक डेफिनेशन हमने जरूर डिस्कस की थी। पॉलीमॉर्फिज्म जो है दैट इज़ इंपॉर्टेंट, उसको समझना भी ज़रूरी है। और जो मैंने लिखा हुआ है वन ऑफ द फोर फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। और इसका मतलब क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है मैनी फॉर्म्स, एक चीज़ के बहुत सारे रूप हैं। ठीक है। इसकी भी आपको कोई समझ नहीं लगी होगी कि भाई किस तरह से रूप है एक चीज़ के बहुत ज़्यादा। एक चीज़ तो एक चीज़ होती है, अलग अलग रूप थोड़ी ना होते हैं। ठीक है। वो सारा हम डिस्कस करेंगे। देखो, टू टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। आपको ना तो कंपाइल टाइम का मीनिंग पता है ना तो रन टाइम का पता है। तो पहले हम लोग इन पे डिस्कशन करेंगे, फिर हम लोग आगे जाएंगे और बात करेंगे इनकी पॉलीमॉर्फिज्म्स पे, रिस्पेक्टिव पॉलीमॉर्फिज्म्स। ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म के लफ्ज़ को इग्नोर करेंगे और पहले हम लोग सिर्फ कंपाइल टाइम का मतलब समझेंगे और फिर रन टाइम का मतलब समझेंगे। ठीक है। तो इन दोनों को भूल जाओ। कंपाइल टाइम की जब हम बात करते हैं तो कंपाइल टाइम आपका वो वाला आता है जो आपने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में जिस तरह आप मेमोरी देते आ रहे हो। जैसे आप कोई लाइन लिखते हो जैसे इंट नम। ठीक है। अब यहाँ पे आपने इंट नम लिख दिया। ठीक है। अब इंट नम से क्या हुआ, 4 बाइट्स इंट नम, मतलब आपका नम जो है वो ले रहा है स्टैक में। ठीक है। और जब आपने ये लाइन लिखी इंट नम वाली, उसी वक्त वो लाइन को आपने क्लोज किया इन बैक इन मतलब ये, ठीक है, से इनका नाम मैं भूल जाता हूँ। एनीवे सेमी कॉलन शायद तो, हाँ सेमी कॉलन से। तो उस वक्त आपका 4 बाइट्स आपकी स्टैक में चली गई, मेमोरी अलॉट हो गई, लग गई। ठीक है। और आपने कोई और डाटा टाइप लिखी, आपने स्ट्रिंग लिखी, आपने लेट्स से करेक्टर लिखी। ठीक है। करेक्टर डाटा टाइप लिखी, 4 की 1 बाइट होती है। ठीक है। तो उनकी मेमोरी पहले से ही लॉट हो गई। ठीक है। तो कंपाइल टाइम में ये हो रहा होता है कि स्टैक में पहले से ही मेमोरी लॉट हो जाती है, रन किए बगैर अभी आपने प्रोग्राम चलाया नहीं है। जैसे मैं कहता हूँ ना इंट नम इक्वल्स टू 5, तो अब क्या होगा, नम के लिए एक नम के लिए एक जगह बनेगी, एक जगह बनेगी जहाँ पे 4 बाइट्स रिजर्व हो जाएंगे। अभी उन 4 बाइट्स में कुछ गया नहीं होगा, जैसे 5 उधर गया नहीं होगा। ठीक है, पहुंचा नहीं होगा। तो आप रन करोगे तो 5 उधर पहुंच जाएगा नाम में। ठीक है, जो जगह पड़ी होगी उधर चला जाएगा। ठीक है। तो इस तरह क्या होता है, और ये ऑटोमेटिकली मेमोरी अलॉट हो जाती है, डीएलोकेट भी हो जाती है। तो ये आप प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में कंपाइल टाइम होता आ रहा है। और कंपाइल टाइम में कुछ इस तरह के इश्यूज होते हैं जैसे सिंटेक्स एरर्स होते हैं। ठीक है। सिंटेक्स एरर्स और एरर्स, अरे यार वो लेट हो गया, चलो खैर। ठीक है। सिंटेक्स एरर्स में किस तरह का है, जैसे आप सेमी कॉलन भूल जाओ। ठीक है। या फिर आप नाम लिख दो और इंटीजर उसकी डाटा टाइप ना डिफाइन करो, नाम इक्वल टू 5 और सेमी कॉलन लगा दी, तो डाटा टाइप नहीं डिफाइन की, भी एक सिंटेक्स एरर है। ठीक है। वेरिएबल को क्लियरली डिफाइन नहीं किया। इसके अलावा आप जो है कंपाइल टाइम में आपके पास और क्या क्या एरर्स आ सकते हैं। आपके पास आ सकता है कि आपने इंटीजर, अगर सिंटेक्स में बात करें तो इंट लिखने की जगह आप इंटीजर लिख दो, इंटीजर नाम। ठीक है। ये भी कंपाइल टाइम एरर है क्योंकि इंटीजर तो होता नहीं, इंट होता है। उसके अलावा जो दूसरी चीज़, दूसरे तरह टाइप्स ऑफ एरर्स आते हैं कंपाइल टाइम में, वो होते हैं आपके टाइप एरर्स। टाइप एरर्स में डिफरेंस ये होता है कि वो कहते हैं कि इनकरेक्ट डाटा टाइप में आप अगर कोई वैल्यू डाल दो जो उसकी उसमें नहीं बनती, जैसे मैं कहता हूँ इंट स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू हेलो। ठीक है। इधर भी दो आते हैं एनीवेज, और सेमीकोलंस। तो इंटीजर है। ठीक है। इंटीजर में आप, इंटीजर डाटा टाइप है और आप नाम देते हो, स्ट्रिंग भी नहीं दे सकते आप, स्ट्रिंग जो नाम है वो भी एक एरर है। ठीक है। या आप कह दो स्ट्रिंग जो है, ये इनको कहते हैं कीवर्ड्स। ठीक है। कीवर्ड्स आप स्ट्रिंग जैसे इंट हो गया, ये भी कीवर्ड है। ठीक है। ये सारे कीवर्ड्स हैं, ये भी आप नहीं यूज़ कर सकते, ये भी सिंटेक्स एरर्स हैं। ठीक है। कि कोई भी कीवर्ड यूज़ करना एज अ नेम, वेरिएबल नेम, कोई भी किसी भी चीज़ का नेम, फंक्शन नेम आप नहीं कर सकते। आपको इस तरह के नेम्स रखने अलाउड नहीं है। इस तरह केस ऑफ अदरवाइज एंड केस जो हम लोग होता है। ठीक है, केस होता है वर्ड,
ठीक है, C++ में। अ, वो भी आप वर्ड नहीं यूज़ कर सकते, उसी को एरर आ जाता है कि ये कीवर्ड है, तो आप इसे यूज़ नहीं कर सकते। तो कीवर्ड्स भी सिंटेक्स एरर्स में आते हैं। टाइप एरर्स में आपका इनकरेक्ट डेटा टाइप, जैसे आप इंटीजर में स्ट्रिंग कर दो या स्ट्रिंग में इंटीजर कर दो, तो ये सारे कंपाइल टाइम में मतलब इश्यूज आते हैं। उसके बाद अगर हम रन टाइम की बात करते हैं, रन टाइम आपकी डायनेमिक मेमोरी से सारा लिंक्ड है, सारा हीप से लिंक्ड है। हीप हमने पढ़ा था, हीप और डायनेमिक मेमोरी हम लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लाइक एक तरह से उसका प्रीकर्सर होता है, जिसकी प्लेलिस्ट में 5-6 वीडियोस पहले से पड़ी हुई हैं पॉइंटर्स के ऊपर। और फिर मेमोरी एलोकेशन, न्यू का वर्ड यूज़ होता है, ठीक है। न्यू इंट, अगर कोई इंटीजर बन रहा है, ठीक है, नम इज इक्वल टू न्यू इंट, इंट एस्टेरिक नम इक्वल टू न्यू इंट, इस टाइम के आपकी मेमोरी एलोकेट हो रही होती है हीप पे। और ये जो मेमोरी एलोकेट होती है आपकी रन टाइम पे होती है, ठीक है। तो रन टाइम पे जो मेमोरी एलोकेट होती है उसके अलग इश्यूज होते हैं। उसके इश्यूज होते हैं रिगार्डिंग इनपुट, कि आप कोई बहुत बड़ा इनपुट डाल दो, जैसे मैं कहता हूँ एक एरे बनाते हैं, इंट स्टैटिक एरे, TRR लिखते हैं, क्या एरे तो आई थिंक करेगा इंट। मैं इतना बड़ा बनाता हूँ कि वो ओवरफ्लो का इशू आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह के इश्यूज को कहते हैं रन टाइम एरर्स, ठीक है। और क्या क्या आता है इनमें, आता है डिवीजन बाय ज़ीरो, ठीक है। कि आप डिवीजन बाय ज़ीरो करते हो तो वो आपको उस वक्त तो नहीं करेगा। आजकल मॉडर्न प्रोग्रामर सॉरी कंपाइलर्स हैं प्रोग्रामर्स, कंपाइलर्स मॉडर्न है, प्रोग्रामर्स वैसे ही हैं, थोड़े बहुत हो गए हैं वो भी, आजकल GPT यूज़ करते हैं, लेकिन उसके अलावा प्रोग्रामर्स पुरानी है। तो 5/0 कर दो आप, तो उस वक्त तो लाइक मतलब मॉडर्न कंपाइलर तो पकड़ लेगा इस इशू को, लेकिन जो पुराने ज़माने का कंपाइलर को भी पकड़ लो, वो रन टाइम एरर्स इस तरह के नहीं पकड़ेगा। डिविजिबिलिटी बाय ज़ीरो काफ़ी सिंपल सा एक है लाइक रन टाइम एरर है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास रन टाइम एरर्स में आ जाता है बैड एलोकेट, तो मैंने आपको बता दिया, इसको बैड एलोक कहते हैं। जो आपका होता है कि इंटरेस्ट वाला, जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी, नाम या ARR दी थी, क्वेश्चन न्यू इंट एरे बनाई है, उसमें बहुत ज़्यादा 10 लाख वगैरह बैड एलोकेशन होती है, ठीक है। अच्छा, कितनी मेमोरी नहीं होती आपके प्रोग्राम के पास, अलॉटेड नहीं होती थी, अच्छा। तो उसके अलावा जो आपका इशू आ सकता है, लेट मी थिंक, उसमें आपका आ सकता है कि आप कोई आउट ऑफ बाउंड्स आपकी एरे चली जाए, कि आपने कोई एरे को स्पेस दी हो 10 की, और आप उसमें एक्सेस कर रहे हो ARR, लेट्स से ARR आप 13 एक्सेस कर रहे हो, तो ये आउट ऑफ बाउंड्स चला जाता है। ये भी कंपाइलर आजकल के मॉडर्न वाले आइडेंटिफाई पहले ही कर देते हैं बिफोर द प्रोग्राम इज रन, लेकिन कभी कभार कुछ कंपाइलर्स नहीं भी करते, ठीक है। उसके अलावा आपके रन टाइम एरर्स में आ जाता है आपकी लाइक नल पॉइंटर एक्सेप्शंस, कि आपने कहीं मेमोरी दी, जैसे मैं कहता हूँ इंट एस्टेरिक, इंट एस्टेरिक बड़ा गंदा स्टैरिक बनाया मैंने, क्वेश्चन न्यू इंट, ठीक है। और फिर उसमें आपने कुछ स्टोर करा दिया नाम, ठीक है, इसमें आपने कुछ स्टोर करा दिया, जैसे 5 स्टोर करा दिया, तो फिर आप कहते हो बाद में कि डिलीट कर दो नाम को, डिलीट, आपने एड्रेस लिखा उस जगह का जो आपने डिलीट करनी है, इस तरह करके। और फिर जब वो डिलीट हो गई है, तो फिर आप ट्राई करो उसको एक्सेस करने की, जैसे आप करोगे सी आउट, इसके बाद डिलीट करने के बाद आप नाम करो, तो नाम की जो एड्रेस है, स्टैरिक लगा दें यहाँ पे, नाम जो एड्रेस है इसके अंदर जो मेमोरी है वो तो डिलीट हो गई हुई है, तो वो तो खाली जगह है, वहाँ पे तो कुछ भी नहीं पड़ा, तो ये एरर हो जाएगा। या फिर आप वहाँ पे नल पॉइंटर सेट कर दो, नल PTR कर दो सेट नाम में, इंट स्टैरिक नाम में, और फिर आप कह दो कि मैं नाम को कॉल कर दूँ, तो क्या होगा, मतलब स्टैरिक नाम को मैं सी आउट कर दूँ, आप उसको डीरेफरेंस कर ही नहीं सकते ऐसी चीज़ को जो नल पॉइंटर की तरफ है, नल पॉइंटर है, फिर नल पॉइंटर कहाँ जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा वो, उसके पास कोई मेमोरी नहीं है, ठीक है। तो आप उसको डीरेफरेंस करने की कोशिश करोगे, सी आउट करने की कोशिश करोगे, वो काम खराब होगा, एरर आएगा, और वो रन टाइम एरर होगा, कंपाइल टाइम पे पता नहीं लगेगा। जब आप बड़े प्रोग्राम्स बनाते हो तो ये चीज़ आपको बहुत इशू करती है। तो रन टाइम एरर्स वैसे ओवरऑल ज़्यादा मुश्किल होते हैं आइडेंटिफाई करने। आते हैं अब इसके हम लोग पूरे शब्द पे, पूरे सेंटेंस पे कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म पहले हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की कुछ एग्जांपल्स आ जाती हैं हमारे पास, ठीक है। उसमें आती है फंक्शन ओवरलोडिंग, मीनिंग अ क्लास हैविंग मोर देन वन फंक्शन टू केटर फॉर डिफरेंट पैरामीटर टाइप्स और डिफरेंट पैरामीटर नंबर्स। इसका मतलब क्या, फंक्शन ओवरलोडिंग पढ़ी है, ठीक है, शायद नहीं पढ़ी, इसका कोड देखो। यहाँ पे फंक्शन ओवरलोडिंग को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग कहते हैं कि हमने कैलकुलेटर की क्लास बनाई, ठीक है। तो उस कैलकुलेटर क्लास में हम लोगों का 2 इंटीजर्स एज पैरामीटर्स जा रहे हैं, ठीक है, इंट ए और इंट बी, इनकी एडिशन वगैरह हो गई। फिर हमने कहा अब इनको डबल्स कर दो, ठीक है।
सेम फंक्शन, सेम नाम, ठीक है, सेम ऑपरेशन, थोड़े बहुत स्क्रिप्ट में चेंज, यहाँ पे डबल आ गया रिटर्न में, ठीक है, लेकिन बस यहाँ पे इन भी और फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो पता किस तरह चलेगा कौन सा फंक्शन यूज होना है, कि उसमें डबल जा रहे हैं, डबल वैल्यू जा रही है, या फिर इंटीजर वैल्यू जा रही है, ठीक है, एज पैरामीटर्स। जो वैल्यूज पास हो रही हैं फंक्शन में उस पर डिपेंडेंट है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है तीन इंटीजर्स। तीन इंटीजर्स मैंने बोला था नंबर ऑफ इंटीजर्स पे भी डिपेंड करती है फंक्शन ओवरलोडिंग, तो वही वही यहाँ पे हो रहा है, तीन इंटीजर्स के लिए डिफरेंट है। फिर ये है यहाँ पे कि इंटीजर पहले और फिर डबल, और मैंने इस तरह क्यों बोला कि इंटीजर पहले और फिर डबल, बिकॉज इसके ऑर्डर की इंपॉर्टेंस है, ठीक है, इसके ऑर्डर की इंपॉर्टेंस है। और ये आप देखोगे अगले वाले में जब हम लोग ऐड करेंगे एक डबल और एक इंटीजर को, ये आपने ऑपरेटर ओवरलोडिंग में भी देखा होगा कि ऑर्डर जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए यहाँ पे आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे डिस्कस करते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को। तो यहाँ पे आपको जी टी ए वाई सी, तो जी टी ए ओवरऑल मुझे नहीं पता है कौन सी जी टी ए का करेक्टर है, लेकिन किसी ना किसी जी टी ए का तो है। तो मैंने इसको दिया है अंडरवेयर मैन क्लास, ठीक है। अंडरवेयर मैन जो है उसकी एक क्लास है, वो कुछ चीज़ें कर सकता है, उसमें है अटैक भी, ठीक है। अटैक पब्लिक है और वही कर सकता है, ठीक है, मतलब कि एक तरह से मैं कंफर्म करता हूँ पब्लिक के वर्ड से कि अटैक जो है इनहेरिट होगा, ठीक है। और इसमें विल हिट यू विद माई हैंड्स, मतलब आउटपुट हो रहा है, ठीक है, एक तरह समझ लो कि हो रहा। अब नीचे आए, अगर हम लोगों ने अंडरवेयर मैन से आगे अपनी डिस्कशन को लेके जाना है बेसबॉल बैट अटायर पे, ठीक है। तो इस जीटी वाले बंदे का बेसबॉल अटायर आ गया, ठीक है। और इस बेसबॉल अटायर में हम लोगों के पास कुछ अलग फंक्शन है, कुछ डिफरेंट फंक्शन है, ठीक है, एडिशनल फंक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। ये इसको इनहेरिट करिए पब्लिक अंडरवेयर मैन को, और पब्लिक इनहेरिटेंस है, ठीक है। तो अब तक आप लोग एक्सेस स्पेसिफायर्स को तो अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अब यहाँ पे हो रहा है वॉइड अटैक, सेम अटैक का लफज, सेम फंक्शन, सेम उसकी लाइक रिटर्न टाइप, ठीक है। और वो कह रहा है हिट यू विद माई विद अ बैट, हिट यू विद अ बैट, ठीक है, कि दिस वन हिट्स यू विद अ बैट, ओके। और ऊपर वाला जो था वो आपको हाथों से बेयर हैंड से मिला करता था। अब यहाँ पे कुछ एडिशनल चीज़ें आती हैं, उनको पहले मैं डिस्कस करूंगा, फिर मैं वो बताऊंगा कि वो किधर किधर आती हैं, ठीक है। जो लगेंगी तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होगी, नहीं तो वो नहीं होगी। उनमें सबसे पहले आती है आपकी वर्चुअल कीवर्ड की यूजेज, ठीक है। ये बताता है कंपाइलर को कि एक फंक्शन ओवर रिटर्न है डिराइव क्लासेस में, ठीक है, एनेबलिंग रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब कि आपका यहाँ पे जो अंडरवेयर मैन है, ये वॉइड यहाँ पे अटैक हो रहा है, ठीक है। वॉइड अटैक के बिल्कुल यहाँ पे वर्चुअल का वर्ड आता है, ठीक है। ये वर्चुअल बताता है कि जो अटैक का लफज है, ये अटैक का जो फंक्शन है पूरा, ये फंक्शन जब भी किसी डिराइव क्लास में जाएगा, ठीक है, तो एक दफ़ा चेक कर लेना कंपाइलर साहब रन करते हुए कोड को, कि कंपाइलर भी नहीं चेक करता, रन टाइम पे जब रन हो रहा होता है कोड तब चेक होता है कंपाइलर के थ्रू, उससे पहले कंपाइलर नहीं चेक करता कि आपकी यहाँ पे कोई इसकी मतलब कि डिराइव क्लासेस में इसकी आगे से कोई चेंज करके ऑप्शन तो नहीं पड़ी हुई, जो यहाँ पे पड़ी हुई है बेसबॉल बैट टायर में, जिसमें अटैक का आंसर है हिट यू विद द बैट। अभी तक इसकी सेंस नहीं बननी होगी कि मेन में ये किस तरह चलेगा, लेकिन अभी बस स्टिक अराउंड, ठीक है, और मेन की समझ आ जाएगी। एक और जो फंक्शन है विच इज सॉरी एक कीवर्ड है विच इज लाइक द बेस्ट प्रैक्टिस, वो बेस्ट प्रैक्टिस का कीवर्ड है, इट्स नॉट लाइक एसेंशियल, सी प्लस में इसका लाइक जरूरी नहीं है लिखना इसको, लेकिन अच्छा है अगर आप लिख दो। और वो ये इससे अच्छा है क्योंकि दे कैन बी अ मिसमैच इन फंक्शन सिग्नेचर्स इन द बेस क्लास और द डिराइव क्लास। अब ये फंक्शन सिग्नेचर क्या होते हैं भाई? फंक्शन सिग्नेचर होती है कि आपके जैसे यहाँ पे वॉइड अटैक लिखा हुआ ना बेसबॉल टायर वाले में, और यहाँ पे लिखा हुआ है वॉइड अटैक, सेम 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 टू सेम है। अब मैं कहता हूँ यहाँ पे इंट अटैक गलती से मैं लिख दूँ, और ऊपर वॉइड ही है, वॉइड अटैक है ऊपर, यहाँ पे इंट अटैक है, या फिर मैं कर दूँ अटैक की स्पेलिंग में ए छोटा कर दूँ गलती से, मुझे पता ना लगे, ठीक है, मैं समझूँ कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होगी क्योंकि मैंने तो ऊपर भी अटैक लिखा था और यहाँ पे भी अटैक लिखा है, ठीक है। एक तो इसका ये फायदा होता है, दूसरा इसका फायदा ये होता है कि ओवरराइड से क्लैरिटी आ जाती है। कोई और अब दूसरा बंदा आपका कोड पढ़ता है तो वो कहता है अच्छा ओवरराइड मतलब कि ये डिराइव क्लास में आपने ओवरराइड का वर्ड यूज करना होता है इधर, ठीक है, आपने लिखना होता है ओवरराइड,
ठीक है। ये जब कोई दूसरा प्रोग्रामर पढ़ता है, ठीक है, तो कहता है अच्छा मतलब कि यहाँ पे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हो रही है, ठीक है, मतलब कि एक तरह से रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होगी जब मैं करूंगा इसका यूज़, ठीक है। वो मैं बताता हूँ मेन में किस तरह से वो यूज़ होता है, लेकिन ये दो रीजन है और इट्स अ बेस्ट प्रैक्टिस, अच्छी चीज़ अगर आप करो, ठीक है। अलर्ट नहीं मिलेगा अगर आपके पास यहाँ पे आपने ओवरराइड का वर्ड नहीं यूज़ किया, अगर आपके मिसमैच हो गया फंक्शन सिग्नेचर्स में, जैसे मैंने बोला था अटैक और अटैक के लफ्ज़ों में डिफरेंस होता है कंसिडर, ठीक है। तो अगर आपने ओवरराइड नहीं लिखा हुआ तो अलर्ट नहीं आएगा आपको कि आपने गलत मतलब कि फंक्शन सिग्नेचर लिख दिया, क्योंकि उसको पता ही नहीं होगा कंपाइलर को कि ये यहाँ पे चल के रहा है। सिर्फ कोड जब रन हो रहा होता है तभी मतलब आपके मतलब इश्यूज फिर आपको जनरेट होते हैं, और ये सिंटेक्स एरर नहीं, लॉजिकल एरर्स में चले जाते हैं, लॉजिकल एरर वाली तरफ चला जाता है काम, और वो फिर समझना और गलती निकालना वो फिर बहुत लंबा चक्कर हो जाता है, इसलिए बेटर टू यूज़ द वर्ड। उसके बाद आता है फॉर क्लैरिटी, ठीक है। तो अब इसके आते हैं हम लोग कोड पे, और उसमें मैं मेन को भी डिस्कस करूंगा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशल। तो यहाँ पे इसके कोड में मैंने वैसे ही वर्चुअल का कीवर्ड यूज़ किया हुआ है अपनी बेस क्लास में, ठीक है, रिटर्न टाइप से फंक्शन की पहले। उसके बाद हम आते हैं अपनी राइट क्लास में, तो मैंने ओवरराइड का वर्ड यूज़ किया हुआ, और ये मैंने यूज़ किया है ब्रैकेट्स के बाद, ठीक है, फंक्शन पे। अब हम आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे, मैंने कहा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपका मेन, तो समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होंगी, लेकिन आपको समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दिस इज लाइक एसेंशियल पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऊप, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मैंने एक बेसबॉल बैट अटायर से उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया बैटमैन के नाम से, ठीक है। फिर मैंने कहा है, आपने रेफरेंस पढ़ी थी ना कि रेफरेंस क्या होती है एक ऑब्जेक्ट की, हमने वही किया। यहाँ पे हम लोगों ने रेफरेंस तो दी है, लेकिन हम लोगों ने अंडरवेयर मैन के नाम से रेफरेंस दिया, उसका नाम है हीरो रेफरेंस, उसमें हमने स्टोर करा दिया बैटमैन को। ये एक डिफरेंट नाम है बैटमैन का, ये बस एक डिफरेंट नाम है बैटमैन का, लेकिन कंपाइलर जब जाता है तो वो पढ़ता है अंडरवेयर मैन के नाम से, तो वो उसे पढ़ता है, वो अंडरवेयर मैन में जाता है, ठीक है। ये बाय रेफरेंस है, ये देख लो, बाय रेफरेंस है। मैं बार बार स्ट्रेस कर रहा हूँ बाय रेफरेंस है, मैं बताऊंगा क्यों बाय रेफरेंस है। ये ऊपर आपने बनाया, वो आपने यहाँ पे बाय रेफरेंस ऑब्जेक्ट बनाया बाय रेफरेंस आपने हीरो रेफरेंस का ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें आपने बेसबॉल और टायर वाले बैटमैन ऑब्जेक्ट को डाल दिया। कंपाइलर को पड़ेगा अंडरवेयर मैन ही बाय रेफरेंस, लेकिन उसमें ऑब्जेक्ट तो बैटमैन है ना, ऑब्जेक्ट तो बैटमैन है ना। तो अब क्या होगा, वो हीरो रेफरेंस में जाएगा, ठीक है। हीरो रेफरेंस में जब वो जाएगा तो कहेगा अच्छा यहाँ पे वर्चुअल का वर्ड यूज हुआ है। तो ऐसे तो नहीं है कि जो ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं वो असल में बेसबॉल बैट टायर का है। तो वो जाएगा, वो कहेगा मुझे बताओ इसका ऑब्जेक्ट कौन सा है, वो हीरो रेफरेंस में जाएगा, वो वर्चुअल का वर्ड देखेगा, वो कहेगा इसका ऑब्जेक्ट बेसबॉल बैट टायर का तो नहीं है, और इसको जब ये बात ट्रू पता लगेगी तो वो उसका फंक्शन कॉल करेगा बेसबॉल बैट टायर का। जब ये फंक्शन कॉल होता है हीरो रेफरेंस डॉट अटैक, तो क्या होगा, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, वो आपके बेस क्लास में जाएगा जो अंडरवेयर मैन है, उधर वो वर्चुअल का कीवर्ड पड़ेगा, उनके अटैक के फंक्शन के साथ वर्चुअल का कीवर्ड होगा, ठीक है। वो कहेगा अच्छा ठीक है, शायद ये जो लाइक बाय रेफरेंस आपका ऑब्जेक्ट है जो असल में अंडरवेयर मैन का है, शायद उसके अंदर उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट हो और उसके पास बस नाम हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट हो बेसबॉल बैट अटायर का, क्या ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। बेसबॉल बैट अटायर का ऑब्जेक्ट पड़ा हो इसके अंदर, शायद ही हो, तो जाओ चेक करो। और हाँ, जब ये बात ट्रू निकली कि बैटमैन उसमें था, वो बेसबॉल बैट टायर का था, तो वो इस पे टैग पे जाएगा और इसको कॉल करेगा इस लाइन को, ठीक है। तो आपका आउटपुट ये आएगा। इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि जैसे अब मैं कहता हूँ कि आप अगर एक बड़ी पिक्चर लेनी है इसकी, तो इस तरह से ली जा सकती है कि जैसे आप कहो कि एम्प्लॉयज़ ऑफ अ बैंक, ठीक है, आप एक एम्प्लॉयज़ की बेस क्लास बनाते हैं यहाँ पे ऊपर, और फिर आप उसमें वर्चुअल कोई ऑपरेशन डाल देते, जैसे कि वर्चुअल वॉइड ऑपरेशंस, ठीक है, यहाँ पे ऑपरेशन लिख देते हैं। और फिर आप डिराइव क्लास में कह देते हो कि अकाउंटेंट, यहाँ पे अकाउंटेंट लिख देते हो, वो पब्लिक इनहेरिटेंस करता है आपकी एम्प्लॉय से। और अकाउंटेंट के भी ऑपरेशन होते हैं, लेकिन अकाउंटेंट के जो ऑपरेशन होते हैं उनमें आपका आ जाता है काउंटिंग बिल्स या इस तरह के कुछ भी, ठीक है। यहाँ पे अंडरवेयर मैन भी कुछ कर रहा है, ठीक है,
ऑपरेशंस में एम्प्लॉयज़ कुछ ना कुछ तो कर रहे होंगे, जैसे यहाँ पे वर्किंग, ठीक है। तो एम्प्लॉयज़ वर्किंग, अगर बस एम्प्लॉयज़ की बात हुई है डायरेक्टली तो फिर वो सारे वर्किंग कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपकी यहाँ पे बात हुई है क्या कहते हैं अकाउंटेंट की, तो आप अब हर डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए, जैसे आपका आप एक ही मतलब हीरो रेफरेंस है जो आपकी अंडरवेयर मैन की है, एक ही इस तरह की जैसे आपका एम्प्लॉई हो, उससे आप अलग अलग ऑब्जेक्ट्स जैसे कि बेसबॉल बैट टायर का ऑब्जेक्ट, या फिर आप अकाउंटेंट का ऑब्जेक्ट, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट आप उसमें रख सकते हो एज अ रेफरेंस कि ये नाम इसका रख दो, और वर्चुअल फंक्शन के थ्रू उसका ही फंक्शन कॉल होगा जिस एम्प्लॉय की बात हो रही है। जैसे कि यहाँ पे, और आपको इतना सोचना नहीं पड़ेगा, आप एक ही रेफरेंस के थ्रू, जैसे यहाँ पे हीरो रेफरेंस है, आपने उसके थ्रू बेसबॉल बैट टायर वाले को कॉल कर दिया, बैटमैन को कॉल कर दिया। आप उसी तरह बैंक में अलग अलग एम्प्लॉयज़, जैसे आपका गार्ड हो सकता है, सिक्योरिटी गार्ड हो सकता है, तो आप यहाँ पे लिख दो सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है। और सिक्योरिटी गार्ड चला जाए एम्प्लॉयज़ में कि वो भी एम्प्लॉई है, तो सिक्योरिटी गार्ड के ऑपरेशन में आ जाएगा प्रोटेक्टिंग पीपल। तो आपको इतना ज़्यादा देखना चाखना नहीं पड़ेगा चीज़ों को, आपकी कोडिंग क्लीन हो जाएगी, आसान हो जाएगी आपके लिए। जो आप ऑब्जेक्ट्स बनाओगे उनकी कॉलिंग आपके लिए काफ़ी बेहतर हो जाएगी, ठीक है। आपको बार बार चेक नहीं करना पड़ेगा कि मैं कौन से कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। आप एक ही रेफरेंस के थ्रू, एक ही रेफरेंस को यूज़ करते हुए बार बार कॉलिंग ऑपरेशन उस फंक्शन का कर पाओगे, और सही सही मतलब ऑब्जेक्ट कॉल होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया इस तरह, लेकिन इसको मैं अभी नोट्स के थ्रू भी एक्सप्लेन करना चाहूँगा, और नोट्स में आए तो हम लोग इसको इस तरह से देख सकते हैं कि लेट्स से हमारा एक बेसबॉल बैट अटायर का ऑब्जेक्ट है, बेसबॉल, ओहो, लेट्स यूज अ डिफरेंट कलर, बेसबॉल बैट अटायर, ठीक है। और आप जब इसको एक डिफरेंट नाम दे देते हो, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ, हमारा नाम क्या था, हीरो पीटीआर था या हीरो ऑब्जेक्ट है, तो मुझे याद नहीं है ऑनेस्टली, मैं भूल गया हूँ। हीरो ऑब्जेक्ट, लेकिन इसका एक अलग से सेकंड सेकंड नाम हो गया हीरो ऑब्जेक्ट का, ठीक है। और इसका दूसरा नाम है, लेकिन इस हीरो ऑब्जेक्ट की डाटा टाइप जो है वो है डाटा टाइप अंडरवेयर मैन, बेस क्लास वाली। कंपाइलर्स को इनिशियली पढ़ेगा तो वो सोचेगा अंडरवेयर मैन का कोई फंक्शन, लेकिन जब वो वर्चुअल कीवर्ड पढ़ेगा तो वो ऑब्जेक्ट को भी देखेगा कि ऑब्जेक्ट तो असल में बेसबॉल बैट टायर का, तो वो इसमें जाएगा, इसके फंक्शन को कॉल करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे अगर मैं ये हटा दूँ, ये वाला इसको मैं रिमूव कर दूँ, अब क्या हो रहा है, अब भला क्या हो रहा है, अब रेफरेंस नहीं क्रिएट हो रही, अब रेफरेंस नहीं क्रिएट हो रही हीरो ऑब्जेक्ट की, कि एक अलग नाम, ये नहीं हो रहा कि एक अलग नाम है बेसबॉल, आपके जो भी बैटमैन का बैटमैन ऑब्जेक्ट था ना, अ, इसको हम कहते हैं, रुको जरा एक सेकंड, बस इसको क्लियर करते हैं। कहते हैं कि ये इसकी डाटा टाइप है ना, बेसबॉल बैट है, इसकी डाटा टाइप है, तो इसको ऊपर ले जाते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं बैटमैन, जो उसमें बनता है यहाँ पे बैटमैन, ठीक है। बैटमैन का एक दूसरा नाम है हीरो ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो यहाँ पे ये है, अब हम कहते हैं कि दूसरा नाम नहीं हीरो ऑब्जेक्ट, एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसकी डाटा टाइप है अंडरवेयर मैन, ठीक है। अब जब दूसरा ऑब्जेक्ट है ना, और ये इससे छोटा ऑब्जेक्ट है, इसमें एडिशनल फंक्शन है, ये इससे इनहेरिट करता है जो बैटमैन है, जो बेसबॉल बैट टायर वाला जो ये बैटमैन है, ये बड़ा है, और ये छोटा है हीरो ऑब्जेक्ट जो है, और ये इसका दूसरा नाम नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने रेफरेंस वाला वो जो कीवर्ड था वो हटा दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब ये एक अलग से एक बॉक्स क्रिएट हो जाएगा, अलग से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। पहले मुझे बॉक्स नहीं बनाना चाहिए था, एक अलग से ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, ये छोटा ऑब्जेक्ट है, ये बेस क्लास का ऑब्जेक्ट है। और जब आप इसमें ट्रांसफर करोगे, जब इसमें आप बैटमैन को ट्रांसफर करोगे, तो जो जो बैटमैन की चीज़ें जो इसमें फिट नहीं होंगी ना, जिस तरह आप कहते हैं ना कि आप आपके पास बेकिंग में आप देखते हो ना कि अक्सर आप लेट्स से कि आपके पास एक बड़ा अगर पीस ऑफ डो है, जैसे बड़ी पीस ऑफ डो है, और आपके पास एक छोटा सा उसमें लाइक वो जो करते हैं उसको प्रेस करते हैं, तो वो छोटा सा हिस्सा उसमें से रह जाता है, बाकी सारा ज़ाया हो जाता है, ठीक है। जो अगर आपने शेप करना तो शेपर्स होते हैं ब्रेड पे, तो जब आप उसको प्रेस करते हो तो ये इस तरह ही है कि जिस तरह आपने बैटमैन एक बड़ी पीस ऑफ डो थी, उसमें अलग अलग चीज़ें थी, उसमें ज़्यादा अलग अलग सामान था, ठीक है। उसमें यहाँ पे शायद चिकन हो सकता है, और यहाँ पे थोड़ा सा सॉस हो सकता है, और कुछ और हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद थोड़ा सा कुछ और हो सकता है, लाइक आपका मीट पार्ट हो सकता है,
या ब्रेड पार्ट हो सकता है, और ये सारा रह जाएगा, और सिर्फ थोड़ा सा जो एक्चुअली में हमारे उसमें शेपर में कवर हो रहा है, सिर्फ वो हिस्सा, वो वाला पार्ट ट्रांसफर हो पाएगा। तो यहाँ पे भी ये होता है, हीरो ऑब्जेक्ट आपका जो है वो सिर्फ कुछ चीज़ें ले पाता है उसकी, बैटमैन की, उसको हीरो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है पूरे पूरे का पूरा। जैसे कि अब मैं कहता हूँ कि आपके हीरो ऑब्जेक्ट में हीरो रेफरेंस था, लेकिन वो हीरो ऑब्जेक्ट बन गया ना जब आपने उसका रेफरेंस हटा दिया। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि लेट्स सपोज आपका, लेकिन यहाँ पे एक इंटीजर एक्स है, ठीक है। तो आपका जो टैकल है वो तो वापस वो रिवर्ट कर जाएगा इस पे, जो इंटीजर एक्स है वो इसमें इनहेरिट हुआ बेसबॉल बैट टायर में फ्रॉम अंडरवे मैन, जो वापस कन्वर्ट करोगे तो ये वाला फंक्शन लूज हो जाएगा, ठीक है, कि अब ये रेफरेंस ना रही, ये ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। पहले वो रेफरेंस थी, अब वो ऑब्जेक्ट है। तो अब क्या होगा, आपका इंडेक्स यहाँ पे आ जाएगा कि इंडेक्स इसमें भी था फ्रॉम दिस, ठीक है। आपका जो अटैक था वो ट्रांसफ़र हो जाएगा वापस और कन्वर्ट हो जाएगा अपने बेस वर्जन में, और आपका ये वाला फंक्शन जो था एडिशनल चीज़ें थी जो मैंने बताया था सॉस वगैरह, वो ज़ाया हो जाएगा, जो कवर नहीं हो पाया सिलेंडर में, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप में जो शेप करती है आपकी डो को। तो इस तरह से इसको विजुलाइज करो कि छोटे बक्से में, इस तरह से भी कर सकते हो, छोटे बक्से में आप एक बड़ा बक्सा घुसा रहे हो, तो उसका कुछ हिस्सा ही आएगा, कुछ पार्ट ही आएगा, सिर्फ इतना हिस्सा ही आएगा, बाकी सारा लूज हो जाएगा। तो ये होता है इंपॉर्टेंस, मतलब इतना हिस्सा ही आएगा, और ये होता है इंपॉर्टेंस आपके इसका, किधर गया ये, ठीक है, एम स्टैंड का। ओहो गलत जगह लगा लिया मैंने, ठीक है, ठीक है। तो इसका इंपॉर्टेंस होता है, यहाँ पे क्या एरर आ गया, अच्छा नाम चेंज कर दिया मैंने। अच्छा भाई, तो अब नीचे आते हैं। पॉइंटर वाली एग्जांपल भी काफ़ी सिमिलर है, ठीक है। इसमें बस आपने अपना जो होता है सिंपल सा काम होता है कि आप उसको डी रेफरेंस सही तरीके से करो, और फिर उसका फंक्शन सही तरीके से कॉल करो। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, आपने एरर ऑपरेटर्स को पढ़ा हुआ है, या आप इतनी ज़्यादा खप से बच के आपको बात खत्म।